गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी चल रही थी ताम्रपाषाण संस्कृति, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है। अब आ गया हमारा ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति में हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी। अब ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसमें आप क्या देखोगे? भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां। क्या भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां, इनके समय काल को भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। देखने से पहले इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। दक्षिण पूर्वी भारत, आहार गिल्लुद, गणेश्वर, ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहे रेगुलर। गणेश्वर, ये दक्षिण पूर्वी भारत में कौन सा क्षेत्र था? आहार और गिल्लुद। ये कहाँ था? दक्षिणी पूर्वी भारत में। दक्षिणी पूर्वी भारत में। इसमें एक गणेश्वर, एक कौन सा क्षेत्र था? गणेश्वर। ये क्या करते थे? इन लोगों को पहले से ही, ये लोग गणेश्वर के लोग पहले से ही धातु को जानते थे, यानी कि उनको पहले से ही धातु का पता था। ये कहाँ था गणेश्वर? ये सिक्कर क्षेत्र। यहाँ क्या मिला है? तांबे की खान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या? यहाँ तांबे की खान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि गणेश्वर के लोग पहले से ही ताम्रपाषाण संस्कृति को जानते थे। वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कौन से क्षेत्र है? कायथा, एरण्य कायथा संस्कृति हमने बताई थी पिछली वीडियो में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के क्षेत्र है। ये कायथा एरण्य, ये बस्ती क्या थी? ये बस्ती किलेबंद बस्ती थी, यानी कि चारों तरफ से किलेबंद बस्ती थी। यानी कि गुलेरिया ताम्रपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुलेरिया क्या है? गुलेरिया भी इसी का एक क्षेत्र है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से ताम्रपाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ताम्रपाषाण उपकरण बड़ी मात्रा में। इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि ये सभी को मिले, और सब्सक्राइब करने से रेगुलर आपको भी मिलती रहे ये वीडियो। अब आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पहले भी बताया था कि कुछ स्थान ऐसे मिले हैं जहां पर शहरों का विकास होने लगा था। क्या होने लगा था? शहरों का विकास होने लगा था। नगरीकरण, कौन सा? इमाम गांव। इमाम गांव में क्या होने लगा था? एक नगरों का विकास होने लगा था इमाम गांव में। इमाम गांव की संस्कृति कहां तक गई? नगरीकरण तक, यानी कि नगरों का भी विकास होने लगा था। यह एक बड़ी क्या थी? बड़ी बस्ती थी। यहाँ पर बहुत संख्या में लगभग संख्या कितनी है? लगभग 100। 100 से अधिक भी हो सकता है घर, और क्या मिला? यहाँ पे कब्रें पाई गई हैं। मिलती हैं कहां पर? इमाम गांव, इमाम गांव में। इमाम गांव और दैमाबाद, कौन से क्षेत्र थे? इमाम गांव और दैमाबाद। यह बस्ती क्या थी? किलेबंद थी। इसके
चारों तरफ क्या थी? खाई। जो हमें महाराष्ट्र के इमाम गांव और दैमाबाद से प्राप्त हुई है वे बस्तियां क्या थी? ये बहुत बड़ी संख्या में हमें वहां बस्तियां मिली हैं और उसमें क्या है? कब्रें भी मिली हैं। ये बस्तियां क्या थी? ये बस्तियां किलेबंद बस्तियां थी और चारों तरफ खाई थी, यानी कि एक शहरीकरण विकास होने लगा था। ये नगरीकरण की तरफ ये जाने लगी थी। ये सभ्यता नगरीकरण की तरफ जाने लगी थी, यानी कि अब मानव कहां से कहां पहुंच गया, यानी कि उसने नगरों का भी विकास धीरे धीरे करना शुरू कर दिया था। जोरवे चंदौली। जोरवे जोरवे चंदौली। यहाँ पर आयताकार व तांबे की जोरवे चंदौली में क्या प्राप्त होता है हमें? आयताकार आयताकार व सपाट तांबे की छेनी और कुंठार। कुंठार प्राप्त होते हैं इमाम गांव और दैमाबाद से भी बताया था, और मध्य प्रदेश से, अब जोरवा से। चल गया पता? जोरवे यहाँ पर क्या? आयताकार व सपाट तांबे की छेनियां में कुंठार प्राप्त हुई है। कहां पर? जोरवे चंदौली। आप थोड़ा सा इनका सामाजिक विस्तार और इस चीजों के विषय में जान लीजिए। ताम्रपाषाणिक कीर्षक कुछ सिंध की तरफ बढ़े। इन्होंने कहा विस्तार किया? जो कीर्षक थे, क्या थे? जो कीर्षक थे वो सिंध की तरफ बढ़ने लगे अपने, यानी कि विस्तार करने लगे। वहां पर क्या करने लगे? वहां पर नगरों का विकास करने लगे थे। क्या करने लगे थे? नगरों का विकास करने लगे थे। यहां पर कांसे की तकनीकी प्राप्त हुई है। कैसे पता चलता है? यहाँ पर कांसे की कुछ तकनीकें प्राप्त हुई हैं। मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों में ये संस्कृति लगभग 1200 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व तक क्या होने लगी थी, समाप्त होने लगी थी। क्या, धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी ये, यानी कि फिर दूसरी धातु का युग आ गया था, वो समाप्त होने लगी थी। ताम्र पाषाणिक वो क्या थे, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कृषक, जो कृषक थे यानी कि जो खेती करते थे और पशुपालक थे, वो कुछ सिंध की तरफ बढ़ने लगे थे। कहाँ की तरफ उनका क्षेत्र बढ़ने लगा था, उनका क्षेत्र उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था, वो सिंध की तरफ बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे सिंध की तरफ बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या करा, उन्होंने नगरों का विकास शुरू कर दिया था। कहाँ, सिंध की तरफ बढ़ते बढ़ते, सिंध की तरफ बढ़ते बढ़ते उन्होंने नगरों का विकास शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ हमें कांसे की बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, तकनीकें प्राप्त होती हैं। और मध्य पश्चिमी क्षेत्र, जो मध्य पश्चिमी क्षेत्र था, वहां क्या होने लगा, ये संस्कृत लुप्त होने लगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। 12,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक, इसका समय काल क्या था, 12,000 से ईसा पूर्व, धीरे धीरे ये समाप्त होने लगी थी। कृषि तथा व्यवसाय, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, ये लोग क्या करते थे, ये लोग मवेशी पालते थे तथा क्या करते थे, कृषि करते थे। ये लोग क्या करते थे, मवेशी को पालते थे, गाय भैंस बकरियों को, और वो कृषि करते थे ये लोग। जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस और सूअर। हिरण का ये लोग क्या करते थे, शिकार। ये लोग हिरण का शिकार करते थे। यहाँ पर ऊंट के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या करते थे इनका, वो देखो, पहले तो इनके पशु, वो सॉरी,
इनके व्यवसाय, इनके पशुपालन में क्या था, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्या पालते थे, मवेशी भी पालते थे। और क्या, ये कृषि भी करते थे। मवेशी में कौन होता था इनके, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, सुअर, हिरण का, ये हिरण का शिकार करते थे। ये पालतू नहीं था हिरण, ये लोग शिकार करते थे। यानी कि अभी भी ये लोग शिकार करते थे, कृषि के साथ साथ ये लोग शिकार करते थे। यहाँ एक ऊंट के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि अब इन्होंने ऊंट को भी अपना पालतू जानवर बना लिया था। किसको, ऊंट को अपना पालतू जानवर बना लिया था। यानी कि अब ये कितने सारे मवेशियों को पालने लगे थे। अब कृषि देखो, इन्होंने कौन कौन सी फसलें उगाना शुरू कर दिया था। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, ये दाल है, दलहन, उड़द, मटर आदि। यानी कि अब ये कितनी खेती करने लगे थे, अब इनको फसलें भी कितनी सारी उगाने लगे थे, गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मटर। क्या अब ये दलहन की खेती भी करने लगे थे, यानी कि दालों को भी उगाने लगे थे। अब ये लोग दलहन की ही खेती करने लगे थे। क्या करने लगे थे, अब ये लोग दलहन की भी खेती करने लगे थे। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मटर, यानी कि अब ये इतनी सारी फसलों को उगाने लगे थे। इसमें दालें भी होती थी, तो वो अब दलहन की भी खेती करने लगे थे। यानी कि उन्होंने दाल के विषय में पता चल गया था। नवदा टोला, एक जगह क्या थी, नवदा टोला, इसमें क्या करते थे, अलसी और बेर उगाते थे। अलसी और बेर उगाते थे। ये लोग क्या करते थे, नवदा टोला के लोग क्या करते थे, अलसी और बेर बेर उगाते थे। दक्षिण काली मिट्टी में कपास भी पैदा होती थी। जो दक्खन की काली मिट्टी थी उसमें क्या होते थे, वो उपजाऊ होते थे, कपास की खेती भी होती थी। दक्खन में कपास की खेती भी होती थी। क्या होती थी, दक्कन में कपास की खेती होती थी। कपास की होती थी, रागी और बाजरा भी उगाने लगे थे। क्या करने लगे थे, बाजरा भी उगाने लगे थे। पूर्वी भारत किस लिए प्रसिद्ध था, जौ, गेहूं,
ये देखो कृषि क्या था इनको, इन्होंने गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मटर आदि ये लोग अब उगाने लगे थे, दलहन की खेती भी करने लगे थे। नवदा टोला से हमें क्या प्राप्त होता है, अलसी और बेर, यानी कि अलसी और बेर के साग से प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में क्या, कौन सी खेती करते थे, कपास की खेती मैक्सिमम होती थी। पूर्वी भारत में क्या, दक्षिण भारत में कपास, रागी और बाजरा भी उगाते थे। क्या ये रागी और बाजरा भी उगाने लगे थे। पूर्वी भारत में क्या था, जौ गेहूं और चावल विशेष रूप से उगाया जाता था, चावल। महाराष्ट्र में हमने बताया था यहाँ नगरों का भी विकास होने लगा था। यहाँ पर कपास व सन भी उगाया जाने लगा था तथा वस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्माण होने लगा था, यानी कि अब वस्त्रों का भी निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा था। यहाँ पर रुई और धागे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे नगरों के विकास का भी पता चला था, यहाँ पर रुई और धागों का भी पता चला है। यहाँ पर हमें महाराष्ट्र में क्या पता चलता है, हमें महाराष्ट्र के हमें दायमाबाद से और महाराष्ट्र में किन से क्या पता चलता है कि यहाँ नगरों का विकास होने लगा था। यहाँ कपास और सन की खेती भी उगाई जाने लगी थी। और क्या, यहाँ भवनों का भी धीरे धीरे निर्माण होने लगा था। वस्त्रों को भी बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा था, क्योंकि यहाँ रुई और धागे हमें प्राप्त होते हैं। रुई और धागे, इनसे क्या आइडिया लगता है कि अब ये बड़े पैमाने पर वस्त्रों का भी वो उपयोग करने लगे थे। अब इनके संस्कार देख लीजिए, संस्कार एवं आस्था। संस्कार एवं आस्था, इनकी आस्था क्या थी, इनके संस्कार क्या थे। महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाणिक काल में मृतक लोगों की अस्थियों को एक कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। क्या करते थे ये लोग,
उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। क्या अपने घरों में ही जमीन में गड्ढा खोद के इनकी अस्थियों को दाब दिया करते थे फर्श के नीचे। कब्र में मिट्टी की या तांबे की वस्तुओं को भी उनके साथ रखा जाता था। क्या करा जाता था? मिट्टी और तांबे की वस्तुओं को भी उनके साथ रखा जाता था। इस काल की एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये लोग शायद मातृ देवी की पूजा भी करते थे। क्या करते थे ये लोग? इनके संस्कार और आस्था। महाराष्ट्र के लोग ताम्रपाषाण काल में क्या करते थे? जो लोग मृत्यु के प्राप्त हो जाते थे उनकी अस्थियों को कलश में रखकर क्या जमीन में गाड़ दिया करते थे। यानी कि जमीन में अपने फर्श के नीचे ही गाड़ दिया करते थे। उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ इनको ये दफनाते थे। कब्र में मिट्टी के और तांबे की वस्तुएं रखते थे। मिट्टी और तांबे की वस्तुएं भी रखते थे ये उनके स्थान पर। हो सकता है कि उनकी आस्था रही हो कि इनकी उनको आगे भी जरूरत पड़ेगी। इस काल में एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक मिट्टी की भी मूर्ति प्राप्त होती है। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये मातृदेवी की पूजा करते थे, यानी कि मातृदेवी की उपासना करते थे ये लोग। इन लोगों में कुछ दुर्बलताएं भी थी। क्या थी? दुर्बलताएं उस समय की। वो कौन सी थी? देखो, उनके संस्कार भी, उनके स्थान, उनकी सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब उनकी दुर्बलताएं देखो। वे लोग मवेशी पालते थे। वे लोग मवेशी पालते थे और उन्हें घर पर रखते थे। क्या करते थे? ये लोग मवेशी भी पालते थे, उन्हें घर पर भी रखते थे। ये पशुपालन क्या करते थे? ये पशु पालन, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, केवल सभी नहीं, केवल मांस के लिए करते थे। कुछ थे जो मांस के लिए ही करते थे। किसके लिए करते थे? केवल मांस के लिए ही पशु पालन करते थे।
उनका दूध पशुओं के बच्चों के लिए ही मानते थे। वे क्या, पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चे के लिए, उनके बच्चों के लिए ही होता है। क्या होता है, उनका दूध केवल उनके बच्चों के लिए ही होता है। बड़ी संख्या में बच्चों के स्वैधान प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति की दुर्बलताएं हैं, जान पड़ती हैं। क्या जान पड़ती हैं, बड़ी दुर्बलताएं जान पड़ती हैं। ये बस्तर की गौण जनजाति थी जो पूर्वी भारत में थी। कहाँ थी ये, पूर्वी भारत में थी। पश्चिमी भारत में संपूर्ण स्वैधान प्रचलित था। पूर्वी भारत में आंशिक प्रचलित था। अब देखिए, इनकी दुर्लभताएं भी कुछ थी। ये लोग मवेशी पालते थे, मवेशी तो ये पालते थे, ये लोग, ये ज्यादातर कहाँ थे, पूर्वी भारत में। ये केवल उनके मांस के लिए ही पालते थे, मांस के लिए ही। उनके दूध का वो प्रयोग नहीं करते थे दूध के लिए। ये मानते थे कि वो पशुओं का दूध केवल उनके बच्चों के लिए ही होता है। क्या होता है, पशुओं का दूध केवल उनके बच्चों के लिए ही होता है। ये कहाँ के लोग थे, ये बस्तर पूर्वी भारत के गोंड जनजाति के लोग थे, जिनका ये मानना था। कहाँ के, पूर्वी भारत में ये प्रचलित था। बड़ी संख्या में, कैसे पता चलता है, बड़ी संख्या में यहाँ बच्चों के स्वैधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि बड़ी संख्या में इतने बच्चों के स्वैधान प्राप्त होना इनकी दुर्लभता को ये दर्शाता है। ताम्र पाषाण ने संस्कृति में बड़ी दुर्बलताएं भी जान पड़ती हैं। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण स्वैधान थे। क्या थे, मृत्यु को संपूर्ण स्वैधान होता था उनका, वो संपूर्ण स्वैधान करते थे। लेकिन पूर्वी भारत में आंशिक रूप से स्वैधान था। क्या था, आंशिक रूप से स्वैधान था। ताम्र पाषाण संस्कृति का ये
चैप्टर हमने पूरा करा दिया है अच्छे से, इसकी संस्कृतियां भी बता दी हैं और इनके स्थान भी बता दिए हैं। ये हमारी मानो लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। अब इसको सब्सक्राइब और इसको शेयर करते जाइए ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे।